अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब तक और मैं हूं इम्तियाज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, जो लोग किताब अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं, वही तो फासिक हैं। हमारी अवाम और हमारे हुक्मरानों ने जिस मुल्क के साथ किया है और जो दीन इस्लाम के साथ किया है वो तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन खैर, आज का हमारा इशू कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की अवाम का ये हाल हुआ है। क्या पाकिस्तान अवाम इसकी ज़िम्मेदार है या पाकिस्तान के हुक्मरान या वो डिक्टेटरशिप जो यहाँ पे एक अरसे तक कायम रही और उसने अपने असरात छोड़े, जिसमें हमारे डिफरेंट पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है और नून लीग है। बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिला इस लेवल पे, तो आज उसके हवाले से बात करेंगे कि असल ज़िम्मेदार कौन है। हम देखते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान के सियासतदानों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। मियां ज़ियाउल हक साजिद साहब हमारे साथ फैसलाबाद से एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं। अमजद हुसैन साहब नेशनल पीस काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं और पीस अमन कमेटी के भी वाइस चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं अमजद साहब की तरफ जाऊंगा। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमजद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान की अवाम का जो ये हाल है इस वक्त, गुर्बत और महंगाई के अंदर जो आवाम पिस रही है, इसका असल जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है, डिक्टेटरशिप है या आवाम खुद? इसमें असल में जो है ना, जिम्मेदार जो है ना, पहले तो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो सूदी निज़ाम पे चल रहा है जी। मैं पार्टियों की तरफ अभी तनकीद नहीं करता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीटीआई या पीपी की तरफ। पहले तो ये हमारा निज़ाम बना था और पाकिस्तान जो था वो दो नजरियात के मुताबिक बना था कि पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मकसद ज़िंदगी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, यहाँ पे कानून नाफिज होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज़ ज़िंदगी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करेंगे। बेशक ये भी कुरान पाक में है कि सूद जो है अल्लाह ताला से ज़्यादा जंग है। तो लेकिन हमारे मुल्क में निज़ाम ही जो सूद का चल रहा है, तो यहाँ पे तरक्की कैसे हो सकती है जब अल्लाह ताला के हम जंग कर रहे हैं? वो तो असूल हम भूले हुए हैं, जो इस्लामी इक़्तिदार हम भूल गए। हम अपनी सलाह नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर हम ब्लेम करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलां पार्टी ने ये कर दिया वो। पहले हम अपने गिरेबान में जाके हम अपनी पर्सनली जो है ना, खुद जो है ना, अपनी इस्लाह करें। हर आदमी अपनी इस्लाह करे कि मेरे में क्या खामियां हैं, इनको मैंने कैसे सही कर रहे हैं। जो इनफरादी तौर पे अपने आप को जब हम दुरुस्त करेंगे ना इंशाल्लाह, तो ये भी है जैसे हमारे अमाल, ये हदीस मुबारक भी है, वैसे हुक्मरान। तो अब हम ब्लेम कर दें वो हुक्मरान जो पीटीआई ने ये किया, उसने ये किया, ये किया, वो किया। अच्छा, यहाँ पे खुद हमें अपने आप को सही करना चाहिए। यहाँ पे अमजद साहब, दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ इस्लाम में दो चीज़ें पहले आती हैं और सूद का एक तीसरा निज़ाम है। दो चीज़ें जिसका हम बहुत ज़्यादा शिकार हैं, उस पर भी थोड़ी सी मैं आपकी राय चाहूँगा। एक तो पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है कि शिर्क को मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी हर गुनाह माफ़ कर दूँगा। दूसरे नंबर पे बेहयाई है, जो इस वक्त टॉप पे दो हमारे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। शिर्क और बेहयाई का कोई लेवल नहीं और इसको कोई नहीं पकड़। पूरी दुनिया में इतनी बेहयाई नहीं जो इस वक्त पाकिस्तान में है। आप यूरोप में या आप बाकी कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में कह सकते हैं, क्योंकि उनका तो लाइफ स्टाइल यही है और उनका कोई आखिरत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम मुसलमान हो के हमारा शिर्क में और एक बेहयाई में हम नंबर 1 है। तो मेरा ख्याल है सूद इस पर तीसरे नंबर पे आता है। वो भी बिल्कुल ठीक है, सूदी निज़ाम जब तक चलता रहेगा इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, मुल्क ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अवाम को ठीक करने के लिए क्या आपको नहीं लगता ये पहले 2 पॉइंट्स उठाने चाहिए? जारी बात है कि पहले तो हमें जो है ना, हमारी जो न्यू जनरेशन है जी, उसको, उसके हाथ में जो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल सिस्टम, टिकटॉक और रील्स की शिकार हो गई है। और ये बच्चे जो है रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं है, सुबह उठते नहीं है। इनको इस्लामी तालीमात को पता ही नहीं, सुबह की नमाज इन्होंने पढ़नी नहीं, इनको नमाज का पता नहीं। ये 12-1 बजे उठते हैं। ये हमारे बेड़ागर्क होने की असल वजह ये है, जो है ना, वो अपने माँ बाप का कभी भूल चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। वो मगर भी इक़्तिदार की तरफ चले गया ना, वो तो शैतान नीयत उसमें चली गई ना, जो मोबाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, गलत हो रहा है। उनको ये दीन इस्लाम का पता ही नहीं, उनको कुरान का पता नहीं, उसको नमाज का पता ही नहीं उनको। तो इन्होंने बेहयाई की तरफ नहीं जाना, तो किधर जाना है? जो ये चल रहा है, ये मूवियाँ चल रही हैं, जो आप सुन रहे हैं रात दिन, जो भी तमाशे हो रहे हैं, ये बना तो इस्लाम के नाम पे था पाकिस्तान, लेकिन काम इधर आ गया शैतानों वाला।
यूरोप का सारा निजाम इधर आ गया। जैसे ये हमारे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं सारी उम्र मैंने यूरोप में गुजारी, तो इधर आके कहते थे कि ये पाकिस्तान में ये रियासत मदीना है, मुझे ये अवाम की सोच पे और अवाम की इस बात पे हमेशा हैरानगी रही है कि जो बंदा रियासत मदीना की बात कर रहा है उसने पाकिस्तान के अंदर कबा खाने और पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है हर गली मोहल्ले में, तो उसने आज तक तो एक बंद नहीं करवाया। तो ये पता नहीं अवाम की क्या सोच है और अवाम किस तरफ जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी अवाम मेरा ख्याल से अमजद साहब इस्लाम चाहती नहीं। अगर वो खुद चाहती हो तो अल्लाह ताला ज़रूर भेजे, क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल पाकिस्तानी आइन और कुरान के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, और मैं भी इसी हवाले से सोचता हूँ कि जब तक इस्लाम नाफिज नहीं होगा तब तक खिलाफत का निज़ाम नहीं आएगा। ये तो ठीक, अगर नहीं भी आता लेकिन कम से कम हमारी अवाम को तो ये टिकटॉक रीलों से निकल के सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं ज़ियाउल हक साहब की तरफ जाऊँगा। सर बड़ी मेहरबानी ज़िया साहब आपकी मोहब्बत का कि आप आए और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आपने अमजद साहब की गुफ्तगू सुनी, 2 पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। एक तो पहला आपको बताया इस्लामी निज़ाम में देखें तो शिर्क और उसके बाद बेहयाई, ये दोनों इस टाइम टॉप पे हैं। और अगर हम इकॉनमी और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो उसमें जैसा इन्होंने सूद की बात की कि सूदी निज़ाम है तब तक नहीं ठीक हो सकता। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब बड़ा अच्छा टॉपिक आपने लिया है। आजकल की मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे सबसे बड़ा जो हमारा मसला बना हुआ है वो मुल्की मैशियत का बना हुआ है। महंगाई इतना जोर पकड़ चुकी है कि 2 वक्त की जो रोटी है ना वो भी लोगों को खाना अजीरन हो चुकी है। बिल्कुल। और इस सारे सिस्टम में अवाम भी बखूबी जानती है कि आप देख लें कि हमने और हम एज ही हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद जी जो इस मुल्क में महंगाई को पर लगे हैं ना जी, सर वो पहले कभी हमने नहीं अपनी होश में बिल्कुल ऐसे नहीं देखा सर, ऐसे नहीं देखा। और इस तरह के इन्होंने मुआहदे किए उस वक्त अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, अपना टाइम पीरियड लॉन्ग करने के लिए, कि उनके नतायज आज तक हम अवाम भुगत रही है। पीटीआई ने हाँ जी। और 2018 में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है ना जी, बिल्कुल ऐसे चेयरमैन पीटीआई ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में आज तक हम भुगत रहे हैं जी। लेकिन वो सारा सिस्टम होने के बावजूद अब जो सूरत हाल मौजूदा हो गई है ना जी, अब बिल्कुल वो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है यार। लोगों में इतनी सकत नहीं रही कि लोग रोड पे भी आ जाएं। वो कहते हैं कि किसी तरह ना हमारा टाइम पास हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे आप सूरत हाल अब सारी कौम जो है हाफिज साहब की तरफ उनकी आंखें हैं और उम्मीदें हैं। आप देखें कि ये पिछले वीक में थोड़ा सा उन्होंने किया ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ, तो ये हमारी चीनी भी बाहर आ गई, डॉलर भी नीचे आ गया। बिजली चोरों के ऊपर 15,000 से ऊपर FIRs हुई हैं। हाफिज साहब ने माशाल्लाह थोड़ी सी तार खींची है। लेकिन यहाँ पे सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, यहाँ पे ज़िया साहब ये भी बता दीजिएगा जो PTI के जो लौंडे लपाड़े हैं वो बड़ी तहरीक चला रहे हैं हाफिज साहब के खिलाफ, फेसबुक और ट्विटर्स के ऊपर ये सारा सीन। भाईजान जो PTI के आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनकी सारी हकीकत कौम को पता चल चुकी है कि इन्होंने 5 साल में जो जितना ये पाकिस्तान को पीछे लेकर गए हैं ना, इसको हमें सीधा करने में शायद खुदा ना खास्ता 25 साल ना लग जाए कहीं पे। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे यहाँ पे हाफिज साहब ही कर सकते हैं। मैं तो सीधा कहूंगा ये डेमोक्रेसी की ना अब इनके बस में नहीं रहा, क्योंकि जो सियासी पार्टियां हैं इनको सबसे पहले अपने इक़्तिदार की जंग है, ठीक है, अवाम की जंग बाद में है। कोई आता है वो पहले अपने केस खत्म करवाने शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई आता है वो अपने जेलों से बंदे निकलवा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है। यार पब्लिक का सोचना जो है ना, आप अगर आपको याद हो जनरल ज़िया शहीद का दौर, तो 11 रुपए चीनी रही थी, तो 11 साल उसकी हुकूमत में वो पैसों में भी बढ़ नहीं सकी थी। लोग सुकून की रोटी खाते थे, किसी को ये नहीं डर होता था कि हमारी इज्जत नहीं महफूज। उसने
जखीरा अंदोजों को अगर कोड़े लगवाए तो हमारी कौम ही यार इस काबिल है, ठीक है ना। अगर बिल्कुल किसी बच्चे ने के साथ किसी ने ज्यादती की तो उसको अगर लाहौर में सरेआम फांसी हुई तो दोबारा 11 साल में ऐसा केस नहीं हुआ। मैं तो सर इस हक में हूँ जिया साहब कि जो रेपिस्ट है ना वो बच्चे के हों या किसी कमसिन लड़की की हो, ये बेशक नौजवान, रेप होता है, उस आदमी को सरेआम फांसी देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा कानून कहता है अगर औरत ये काम करे, शादीशुदा औरत अगर ये काम करती है तो उसको संसार कर देना चाहिए, यानी उसको गड्ढा खोद के उसके अंदर डाला जाए, बिठा के उसको इतना मारा जाए कि वो मर जाए। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मर्द के ये भी एक बड़ा इशू है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ मर्दों के लिए ये चीज़ है कि अगर वो रेप करता है, लेकिन बात ये है कि अगर खुद वो लड़की ही खुद तैयार है तो फिर इसमें मर्द क्या कर सकता है। ऐसे ही है। मैं ये जो हमारा दीन है ना जी वो उसका पैमाना बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल ऐसे दोनों को अगर आप याद करें वो सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ पढ़ेंगे ना जी तो वो साबित हो गया था कि बीबी जुलेखा ने कुर्ता खींचा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बच्चे ने बोल के गवाही दी थी, उसके लिए भी सजा वही थी जो एक मर्द के लिए बेशक अल्लाह ताला की नजर में सब बराबर है, सिर्फ उसका ही अल्लाह की नजर में सिर्फ वही अच्छा है जिसका ईमान अच्छा है जी। अच्छा चले मैं अब आता हूँ जनाब अमजद साहब की तरफ। अमजद साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है 21 को, तो नवाज शरीफ साहब के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा मुल्की निज़ाम के अंदर या नहीं? इंशाल्लाह जी जरूर फर्क पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ कायदे मोहतरम जब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखेंगे तो ये जमीन और इसकी फजा जो इंशाल्लाह बदल जाएगी। तो उनका दौर देख लें और ये 4-5 सालों में जो तबाही बर्बादी हुई है, उनका दौर तो वैसे मेरी नज़र में तो उनका दौर बड़ा अच्छा गुजरा। वैसे तो मैं जमहूरी निज़ाम के खिलाफ हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा गुजरा उनका दौर। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये भी पता है डिक्टेटरशिप भी रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल है। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो थे उनके दौर में देखो, उन्होंने उनके कारनामे देखो, उन्होंने आदमी धमाके किए पाकिस्तान के बहुत मोटरवे बनाई। हमारे आसपास जो दुश्मन हमारा जो है मुझे अमजद साहब इस पे बड़ी उस बंदे की पॉलिसी ना नवाज शरीफ की बहुत पसंद थी। उसने इंडिया को ये सब कहते रहे मोदी का यार है ये, उसने इंडिया के साथ बड़ी अच्छी बना के रखी। देखें इंडिया के साथ उसने इस वजह से बना के रखी कि अगर हम कश्मीर उनसे छीन नहीं ना सकते तो कम से कम हम उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ऐसी रखें कि कश्मीर के अंदर औरतों के ऊपर मुजालिम ना हो। और आप देख लें उसके दौर के अंदर, नवाज शरीफ के दौर के अंदर मैंने देखा वहाँ पे ये अभी देखें मणिपुर वाकया हुआ है और क्या क्या वहाँ पे रेप, कितनी औरतें उठा ली हैं, लेकिन ये उसके दौर में नहीं हुआ। उसने बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखी है पीएम के साथ कि यार आप लोगों ने ठीक है आपकी वो कब्जे में है, लेकिन ये काम ना करें, ये हमारी गैरत के खिलाफ है। अगर आप ये करेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से निपटेंगे। यही तो सियासत होती है जी। ये नहीं इनकी तरफ से बैठ के अगले को बातों से मुतमईन करना, उसको साथ लेके और उसको समझाना, ये होती है सियासत। उनका दौर देखे ना, मियां नवाज शरीफ का दौर जब चल रहा था, मुल्क जो है रात दिन तरक्की की राहों पे जा रहा था, गामगन था, बेशक बन गए थे मुल्क में, आखिर में बन रही थी, मोटरवे जगह बन रही थी, 12 मेगावाट बिजली के उन्होंने मंसूबे बनाए। सेहत कार्ड जिस पे इतना एडवांटेज लेती है पीटीआई, ये सेहत कार्ड उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने सिर्फ रीन्यू किए हैं, कार्ड का डिजाइन बदला है बस। बिल्कुल सेहत कार्ड उन्होंने किया था जी, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाए हैं। इनके शौकत खाने में जाके देख लें, ये बाहर से बहुत बुरा हाल है। आप तो वहाँ आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते हॉस्पिटल के। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ आपको। 2-2.5 माह पहले मेरी सिस्टर छोटी है, वो बीमार हो गई तो उसको कैंसर हो गया, इधर लेके गया शौकत खाने में हॉस्पिटल में, तो इन्होंने उधर एडमिट नहीं किया, बाहर निकाल दिया। हमें कहा फलां जहाँ पे चले फलां, हम 6 आदमी मिले आए, फिर अनमोल में चले गए। तो बाहर से अमेरिका से मेरे एक अजीज हैं, वो उनका मुझे फोन आया कि आप इसकी जो है ना रिपोर्ट जो है मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, बेटी की सिस्टर की। वो हमने कर दी। वो कहते हैं हम डोनेट करते हैं इनको, शौकत खानों को पैसे देते हैं, ये ट्रस्टी है। ये मैंने कहा ये सब ठगी महकमा है, इन्होंने इधर कारोबार बनाया हुआ है। उधर से आपके जैसे ये फॉरेन फंडिंग केस जो इनका, इन्होंने इधर खोले हुए थे अकाउंट, जो खोले बेनामी अकाउंट खोले हुए थे, उधर से ये हजारों लाखों करोड़ों डॉलर जो है वहां से लेते हैं लोगों से। गायब हो गया ये, अल्लाह ताला ये इंशाल्लाह जवाब देना पड़ेगा इनको जल्दी। ये सर आपको देना पड़ेगा,
लेकिन इनका दौर देख लें, मोटर उस वक्त जो था दहशतगर्दी का दौर था, नवाज शरीफ के जब दौर था, रद्दल फसाद और ज़रबे अज़ब इन्होंने किया। कराची में आदमी जा नहीं सकता था, मस्जिदों में धमाके होते थे, गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते थे, आदमी बाजारों में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते थे, धमाके हो जाते थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो काबू किया। पॉइंट आ गया हमजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिर में ज़िया साहब की तरफ ज़िया साहब की तरफ जाऊंगा। ज़िया साहब, आखिर में सिर्फ आपका पैगाम चाहूँगा, जैसा कि मैंने इनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ आएंगी और आप कितने % देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बदलेंगे? जी, मियां साहब का अपना मुल्क है जी, उनकी सेहत ठीक है तो उनको आना चाहिए, पाकिस्तान के लिए उनको काम करना चाहिए। और उनका दौर जो है हमने देखा हुआ है वो बेहतर था, उनकी पॉलिसियां थी, उन्होंने मुल्क को कुछ ना कुछ काम करके दिखाया है। और जो पिछली सूरत हाल में हमने देखा है कि पीटीआई गवर्नमेंट में, तो जैसा कि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, पाकिस्तान का तीसरा जिला है ये, यहाँ पे ये कोई बंदा मेरे सामने बैठ के बता दे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई यार कोई सिविल लाइन दिखा दे कि उन्होंने ये डलवाई है जी, ठीक है, तो इन्होंने तो नुकसान के अलावा मुल्क का कुछ नहीं किया। तो मियां साहब को इस वक्त मुल्क की अपना जरूरत भी यही है कि काम करने वाले लोग उनको चाहिए, वो मौसम पाकिस्तान है तो आगे पाकिस्तान के लिए काम करें। 21 को मियां साहब आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की अवाम की, नून लीग की खासकर, लेकिन पाकिस्तान के उस गरीब तबके की जिन्होंने, मेरे जैसे लोगों ने, आम मिडिल क्लास आदमी ने, जिन्होंने 70 रुपये और 100 रुपये पे पेट्रोल देखा है, जिन्होंने चीनी 50 रुपये की देखी है, वो इस ख्वाहिश में है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और मुल्क की तकदीर दोबारा बदलेगी और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपने हमजा साहब की गुफ्तगू सुनी और मियां ज़िया साहब की गुफ्तगू सुनी। आज इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। खुदा हाफिज़।